हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी क्लासेस। आप लोगों का इस चैनल पे हम एक बार फिर से पुनः स्वागत करते हैं। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से आज कुछ नए टॉपिक्स के लिए आपको चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लेकिन उसके पहले फिर से मेरी पर डे वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के तो आप इस चैनल के लिंक को या इस वीडियो के लिंक को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि आपके पास पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं सबको ये वीडियो मिल सके। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में, ठीक है, जो पढ़ाएंगे वो सब्जेक्ट तो बायोलॉजी होगा। चैप्टर वही चल रहा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होता है। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे वो है पर परागण के लाभ अर्थात एडवांटेज ऑफ एलोगैमी। ठीक है, इसके पहले जो मैंने वीडियो दिया, अभी कल पढ़ा आपने, परसों पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा पर परागण क्या होता है। पर परागण के विधियों साधन में 3 बताया गया, वायु परागण, जल परागण और आपको क्या था, कीट परागण पढ़ाया, जंतु परागण पढ़ाया गया। ठीक है, तो अब इन सब परागण को पढ़ने के बाद फाइनली क्या पर परागण के एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, अर्थात पर परागण जो पौधों में होता है क्या उससे कोई लाभ होता है, ठीक है, या उससे हानि होती है। अगर लाभ हो रहा है तो हानि भी होगी, तो कौन कौन से लाभ है, कौन कौन से हानि है, आज के इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं हम। लेकिन उसके पहले आपको एक बात फिर से बताएंगे कि जो भी इस वीडियो में आप देखा करिए, जो भी आप इस वीडियो में समझते हैं, ठीक है, उस वीडियो में चीज़ जो सीखें आप उसको एक नोट्स में उतार लीजिए। ठीक है, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने से 2 फायदे हैं। एक तो आपका क्या होगा, नोट्स बनाने से क्या फायदा होगा कि एक सेकंड, तो नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होगा, पहला कि अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो एग्ज़ाम के समय में कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने का अवसर मिलेगा और उससे आपकी हैंड राइटिंग भी क्या होगी, सुधर जाएगी। हम पर डे के वीडियो में 2 मिनट का समय लेकर यही आपको बताते हैं। ठीक है, अगर हम आपके साथ इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ है कि जो सर कह रहे हैं उसको हम ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, तो बस इतना ही कहना है। अब आइए फटाफट हमारे वीडियो से सभी लोग जुड़ जाइए और आज देखते हैं कि आज क्या कुछ पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पर परागण के लाभ। चूंकि पर परागण हमने पढ़ लिया है, ठीक है, उसकी डिफिनेशन, उसके उदाहरण और उसके साधन में जंतु, वायु और जल परागण पढ़ा। आज फाइनली पर परागण के लाभ पढ़ेंगे, हानि पढ़े, फिर खत्म कर देंगे। ठीक है, एडवांटेज ऑफ एलोगैमी क्या है, तो एक लाइन तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि जो पर परागण है ना, ठीक है, पर परागण के निम्नलिखित लाभ होते हैं। ठीक है, अर्थात देयर आर सो मेनी एडवांटेज ऑफ एलोगैमी, निम्नलिखित लाभ होते हैं। ठीक है, या होता है। नंबर 1 की बात करें अगर हम पहले फर्स्ट की बात करते हैं क्या लाभ है, फिर सेकंड की बात करेंगे, फिर थर्ड की बात करेंगे, फिर फोर्थ की बात करेंगे, फिर फिफ्थ की बात करेंगे। इस तरह से 4-5 पॉइंट होता है। ठीक है, तो पहला जो होता है पर परागण से, एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ आपको रिपीट करा दे रहा हूँ पर परागण में क्या होता है। ठीक है, पर परागण में परागकण वर्तिकाग्र पर जाता है। ठीक है, एक ये हो गया, ये पुष्प किसी दूसरे पौधे पे लगा है और ये वाला पुष्प किसी दूसरे पौधे पे लगा है। ठीक है, हालांकि दोनों पौधे एक ही जात के हैं। जैसे अगर कोई सरसों का ये पुष्प है सपोज करिए, तो ये भी सरसों का ही पौधे का पुष्प है। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग प्लांट पे क्या है, लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, बोलो, ये परागकण था, इसमें क्या है, छोटे छोटे परागकण है। तो ये परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे ना जाकर के दूसरे वाले पुष्प के, ठीक है, दूसरे पौधे पे जो लगा पुष्प उसके वर्तिकाग्र पे जा रहा है, तो यही आपको क्या बताए थे, पर परागण है। ठीक है, अगर यही जल के माध्यम से जाए तो जल परागण, अगर यही वायु के माध्यम से पहुंचे तो वायु। तो चाहे जल हो चाहे वायु परागण, वो किस में आ रहा है, पर परागण में ही आता है। और पर परागण की एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इसमें परागण संपन्न होने के लिए अर्थात परागकण को वर्तिकाग्र पे जाने के लिए इस प्रक्रिया में 2 पौधों की आवश्यकता पड़ती है और 2 पुष्पों की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि 2 पौधे जरूर आवश्यक होते हैं इसमें, लेकिन दोनों की जातियां क्या होती हैं, एक ही होती हैं। अर्थात जैसे अगर ये यक्ष जात का है तो ये भी उसी जात का होता है। ठीक है, ये है पर परागण। तो कह रहा है कि इस क्रिया में इससे क्या पौधों को कोई लाभ होता है। हाँ जी होता है। क्या होता है वही हम देखेंगे। ठीक है, पहला होता है, ठीक है, कि पर परागण से, ठीक है, पर परागण से बने जो बीज हैं, ठीक है, बीज
बड़े होते हैं, बड़े और वजनदार भी होते हैं, ठीक है, अर्थात उनका वजन ज्यादा होता है, बड़े, भारी व स्वस्थ होते हैं। क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं, ठीक है, पहला एडवांटेज। जबकि आपने देखा था स्वपरागण में, अगर पढ़े हो याद हो कि स्वपरागण का मतलब क्या होता है, जैसे ये परागकण है इसी पुष्प के वर्तिकाक पे चला जाए तो ये स्वपरागण। तो इस क्रिया में क्या होता है कि जो सीड बनेगा, जो बीज बनेगा, जो पौधे बनेंगे वो पतले, दुबले, कमजोर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये क्या हो रहा है, पर परागण हो रहा है, तो पर परागण से जो बीज बनता है ना वो बड़े होते, भारी होते और क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, अर्थात स्वस्थ होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जो पर परागण के बीज से, ठीक है, पर परागण से उत्पन्न बीज वाले जो पौधे हैं, ठीक है, बीज वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, भारी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, ठीक है, स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ होते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ होते हैं। मतलब पर परागण के बीज से जो पौधा बनेगा ना वो भी क्या होता है, काफी तंदुरुस्त होगा, बड़ा होगा और स्वस्थ होता है, उसमें किसी प्रकार के रोग के लगने की क्षमता या संभावना क्या होती है, नहीं होती है, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं तीसरा क्या है कि पर परागण से उत्पन्न जो फल होते हैं, फल वो भी क्या होते हैं, फल बड़े, भारी, ठीक है, व स्वादिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। समझ में आया कि नहीं कि जो पर परागण से फल बनता है ना वह क्या होते हैं, छोटे फल नहीं होते, बड़े फल होते हैं, भारी भी होते हैं और स्वस्थ होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं, ठीक है, टेस्टी होते हैं बहुत। ये भी हो गया। और पर परागण से, ठीक है, पर परागण से बने जो बीज होते हैं ना, बने बीज संख्या में अधिक होते हैं, संख्या में क्या होते हैं, अधिक होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं। ये भी आपका कंफर्म हो गया कि पर परागण क्रिया में जब किसी पौधे में बीज बनता है तो उसमें भी क्या, उसकी जो अमाउंट होती है, जो संख्या होती है ना वो क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है, ठीक है। ये भी हो गया, पर परागण से बने बीज संख्या में अधिक होते हैं। और जो इंपॉर्टेंट है कि पर परागण द्वारा, ठीक है, पर परागण द्वारा प्रायः पौधों की जो होती है ना, पौधों की नई नई जातियों का विकास होता है। क्या होता है? नई नई जातियों का विकास होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नई नई जातियों का विकास होता है। जैसे आपसे पूछ ले एक नंबर का कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पौधे की नई नई जातियों का विकास होता है, तो आपको याद होना चाहिए किसके द्वारा, पर परागण द्वारा। क्योंकि जब स्वपरागण होता है ना तो स्वपरागण से उत्पन्न जो पौधे शुद्ध नस्ली होते हैं उसमें कोई भी नया लक्षण उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए वो हुबहू पेरेंट जैसे होते हैं। लेकिन पर परागण में क्या होता है कि जो पौधे हैं उसमें क्या होता है, पेरेंट से भिन्न हो जाते हैं, नए नए लक्षण, नए नए जातियों का उसमें क्या होता है, विकास होता है। जो एलोगैमी है ये क्या है, इसके बहुत लाभ हैं, ठीक है, अर्थात ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। और अगर बात करें हम, मान लीजिए और क्या लाभ हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पर परागण से, ठीक है, पर परागण से उत्पन्न पौधे रोग प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, रोग प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है। रोग प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है कि जो, जैसे मान लीजिए ये पर परागण हुआ, ठीक है, ये परागकण इसके वर्तिका पे गया, फिर कुछ समय बाद इसके अंदर निषेचन होगा, निषेचन से जो बीज बनेगा, सीड बनेगा, उस सीड को जब हम जर्मिनेट कराएंगे तो उससे जो पौधा होगा उसमें रोग लगने के चांसेस क्या होंगे, कम से कम होते हैं, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं कि पर परागण द्वारा रोग प्रतिरोधी किस्मों का हम क्या कर सकते हैं, या रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, बोलो, ये कुछ क्या हो गए एडवांटेज ऑफ एलोगैमी, अर्थात पर परागण के क्या हो गए, लाभ हो गए, ठीक है।
तो इस तरह से ये हो गया। अब इसी में अगर कहा जाए कि पर परागण के लाभ है तो हानियां भी तो कुछ होगी, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां लाभ है वहां हानि है, जहां हानि है वहां पे लाभ होता है। अगर ये एडवांटेज है तो इसने लाभ अगर मिल रहे हैं तो हानियां भी तो कुछ होगी। तो कौन कौन से हानियां होती है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम उसको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि पर परागण से क्या क्या हानियां होती हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो आप इतना नोट करते रहे, फिर हम दूसरी रीडिंग आज की टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, कि पर परागण से होने वाली हानियां। ठीक है, पर परागण से होने वाली हानियां। ठीक है, पर परागण से होने वाली हानियां, या हानि भी लिख सकते हो, क्योंकि एक हानि नहीं होती, कई हानियां हो सकती है, इसलिए यहाँ पे हम हानियां कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है, तो हम लिखते हैं डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ एलोगैमी। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिख सकते हो, इसके निम्नलिखित हानियां होती हैं। तो कुछ पॉइंट हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ध्यान दो ना, ये पर परागण है, ध्यान देना, पर परागण में क्या रहा, एक पुष्प का जो ये परागकण है ये दूसरे पुष्प के वर्तिकाक पे जा रहा है, क्योंकि ये अलग पौधे पे पुष्प लगा है और ये वाला पुष्प किसी दूसरे पौधे पे लगा है, और दोनों पौधे एक निश्चित दूरी पे हैं, एक निश्चित दूरी पे हैं, क्या है, एक निश्चित दूरी पे हैं। तो अब ये जब परागकण फटेगा परागकोश, तो परागकण जब बाहर आएंगे तो ये स्वतः तो यहाँ पे पहुंच नहीं जाएंगे इस डिस्टेंस पे, तो इनको यहाँ पहुंचाने की माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कीटों की, बर्रों की, मधुमक्खी की, या किसी और चीज की यहाँ आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये अगर इस पे भौरे कीट ना बैठे तो शायद ये परागकण यहाँ नहीं पहुंचेगा, और जब यहाँ परागकण नहीं पहुंचेगा तो परागण भी नहीं होगा, अर्थात ये पौधा बिना परागण का ही ये पुष्प रह जाएगा। ठीक है, फिर क्या, आगे की सारी प्रक्रियाएं रुक गई, अर्थात इसमें कीट आवश्यक होते हैं, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, यही इसका क्या है, नेगेटिव पॉइंट होता है, अर्थात हानि है। ठीक है, पता चला कीट ना आया तो काम भी नहीं होगा, तो ये इसकी हानि है। तो यहाँ पे पहला लिखते हैं कि पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। अगर माध्यम नहीं मिला तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा, अर्थात परागण नहीं होगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, पहला हो गया। और दूसरा, ठीक है, दूसरा आपका है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पुष्पों के बिना परागण के, बिना परागित रहने की संभावना होती है। ठीक है, क्या होती है, संभावना होती है, अर्थात जैसे यहाँ पे माध्यम नहीं मिला, ठीक है, पहली चीज तो माध्यम की आवश्यकता है, ये गलत बात है, ये इसका क्या है, हानि है। और दूसरा, अगर माध्यम नहीं मिला तो ये पुष्प भी बिना परागण के ही रह जाएगा, तो वही चीज कह रहा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पुष्प क्या है, बिना परागण के ही रहने की संभावना होती है, अर्थात परागण से वंचित होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहती है। और तीसरा अगर हम बात करें तो इनमें, ठीक है, क्या, इनमें प्रायः रंग, सुगंध और मकरंद की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है, जिससे ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है, जिससे क्या होती है, ऊर्जा व्यय होती है, ये भी इसका क्या है, हानि है। क्योंकि देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो पर परागण वाले पुष्प होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि कीट, भौरे, चिड़िया, बर्र, इन सब की आवश्यकता होती है, और ये किसी पुष्प पे तभी जाते हैं जब वो पुष्प क्या हो, महक रहा हो, कलरफुल हो, सुगंधित हो, तभी ये उनको आकर्षित करते, तब कीट उनके ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करने में इन पौधों को क्या करना पड़ता है, अधिक मात्रा में रंग, सुगंध, मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है, जिससे इनमें क्या होती है, ऊर्जा की अधिक व्यय होती है, हानि होती है। ये भी इनका क्या है, पर परागण से क्या है, होने वाली हानियां होती हैं। ठीक है, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज,
इसमें परागकण जो होते हैं ना, परागकण अधिक व्यर्थ हो जाते हैं, ठीक है, अधिक संख्या में नष्ट हो जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं, ठीक है। क्यों हो जाते हैं ये भी आप समझिए। जैसे सपोज करिए इसमें वायु द्वारा परागण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हवा चलेगी तो जरूरी नहीं परागकण हवा के माध्यम से वर्तिकाक पर ही पहुंच जाए, वो इधर उधर भी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मैंने बताया था ना नेक्स्ट वीडियो में कि मक्के के एक पौधे में 2,40,00,000 परागकण होते हैं, एक पौधे के एक पुष्प में। अब सोचिए क्यों इतने ज्यादा संख्या में उसे परागकण बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वायु द्वारा परागण कहीं ऐसा ना हो कि हवा के माध्यम से कहीं और चला जाए। तो ये भी इसकी क्या है डिसएडवांटेज, किसमें परागकण अधिक संख्या में क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये भी क्या है इसका डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो ये आप हो गया। अब हम एक और बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, अब यहाँ पे बता रहे हैं एक और हानि बता रहे हैं, ठीक है, कि इसमें प्रायः परागण के लिए, ठीक है, किसके लिए, परागण के लिए एक दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है। ये भी क्या है, इसकी कमियां हैं, हानियां हैं, निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मैंने क्या कहा था, जो पर परागण होता है, ठीक है, पर परागण में क्या होता है कि 2 पुष्प यूज होते हैं, 2 पौधे और 2 पुष्प यूज होते हैं। तो जैसे ये वाला एक पुष्प है और एक ये है, तो अब इसका परागण इसके पुष्प के परागकण से इधर वर्तिका पे आएगा तब होगा। तो अब क्या हो गया, अगर यहाँ पे ये पुष्प ना रहे तो इसमें परागण नहीं होगा। समझ में आ रही बात नहीं, अर्थात इसको इस पे डिपेंड रहना पड़ता है, इसको किसी और पे, किसी और को किसी और पे। ये भी इसकी क्या है, अपनी कमियां होती है या इसकी क्या है, हानियां हैं, ठीक है। तो ये अभी तक मैंने आपको पर परागण खत्म कर दिया, लाभ और हानि को बता करके इस तरह से पर परागण पूरा समाप्त कर दिया, ठीक है। अब इसी में हम चलेंगे, एक और परागण को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे कृत्रिम परागण कहते हैं। तो अब जो हमारा तीसरा है, आपने क्या पढ़ा, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करा रहे हैं। अभी तक आपने परागण पढ़ा, परागण में आपने स्वपरागण पढ़ा, ठीक है, फिर क्या पढ़ा, पर परागण पढ़ा, और एक बताए थे कृत्रिम परागण। तो अब हम लास्ट बताने चल रहे हैं कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, अर्थात कृत्रिम परागण किसे कहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो का पर परागण के लाभ और पर परागण के होने वाली हानियों को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम आगे कृत्रिम परागण को बता सके, ठीक है। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि पर परागण से लाभ और हानि क्या होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक परागण से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही पेपर में कई बार पूछा गया है, और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर कराने का प्रयास रहता है। तो जिसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आज का है कृत्रिम परागण, ठीक है। जैसे स्वपरागण पर परागण इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये भी है, इसको आर्टिफिशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं, या इसी को संकरीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकरीकरण, आपने सुना भी होगा, शायद संकरण का नाम सुना होगा, संकरीकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल है और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही सरल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है कृत्रिम परागण, तो फिर से वही बात आई, आप देख रहे हैं परागण, परागण का मतलब क्या है, बहुत सारा आपने परागण पढ़ा, स्वपरागण, प्रथम परागण, वायु परागण, जल परागण, बहुत सारा पढ़ा। तो दिमाग में रखिए, परागण मीन्स होता है परागकण का वर्तिकाक पे जाना ना। जैसे मैंने फिर से बताया, फिर से एक बार बता रहा, देख लीजिए, ठीक है। किसी पुष्प का जो मेन भाग होता है वो जायांग और पुमंग होता है। तो ये आपका पुमंग हो गया और ये क्या है, जायांग। तो इस पुमंग में क्या होते हैं, एक परागकोश होता है, वो ऊपरी वाला भाग, ये इसमें एक छोटे छोटे कण दिख रहे होंगे जिन्हें परागकण कहते हैं। ये परागकोश जब फटता है ना, तो ये कण निकलकर यहाँ वर्तिकाग्र पे आते हैं। तो परागकण का वर्तिकाग्र पे आना ही परागण है। लेकिन कह रहा है कृत्रिम परागण, कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा, ठीक है। अभी तक आप देख रहे हो तो ये परागकण यहाँ स्वतः भी आ रहा था, कीट भौरे द्वारा आ रहा था, मधुमक्खी द्वारा आ रहा था, वायु द्वारा आ रहा, जल द्वारा। लेकिन अब क्या होगा, कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम का मतलब होता है क्या, मानव द्वारा, ठीक है। क्या, परागण, यानी परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचाना, क्या कहलाता है,
कृत्रिम परागण कहलाता है। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। कृत्रिम माने याद रखना मानव द्वारा, मैन मेड, और परागण माने परागकण का वर्तिकाग्र पे जाना। यानी जब किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, मानव द्वारा परागकण को पहुंचाया जाए या डाला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। और यह जो होता है प्रायः विभिन्न प्रकार के पौधों के पुष्पों में कराया जा सकता है, चाहे वो समजात के हो चाहे वो विषम जात। समजात का मतलब जैसे ये एक पौधा ये है, मान लीजिए एक पौधा ये, दोनों एक ही जात के, ये भी सरसों का है ये भी सरसों का है, तो इसके परागकण को इस पे डाल दो। चाहे ये आपका किसी और जात का है किसी और जात का, दोनों एक्स जात के या वाई जात का है, तो एक्स जात के परागकण को वाई जात के वर्तिकाग्र पे पहुंचा देते हैं। तो यहाँ भिन्न जातियों के बीच कराया जा रहा है। तो ये समजात और विषम जात दोनों प्रकार के पौधों के बीच में क्या है, कृत्रिम संकरण अर्थात कृत्रिम परागण कराया जा सकता है, अर्थात संकरीकरण कराया जा सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे पहले उसको देखते हैं कि जब, ठीक है, यहां पे लिखेंगे कि जब परागकण को, ठीक है, जब परागकण को वर्तिकाग्र पर, ठीक है, वर्तिकाग्र पर मानव द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, मानव द्वारा, ठीक है, पहुंचाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम, वो लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरण कहते हैं, सॉरी कृत्रिम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा है, बहुत ज्यादा उड़ाना नहीं है। कि जब परागकण को, ठीक है, कहां पहुंचाया जाए, वर्तिकाग्र पे पहुंचाया जाए, किसके द्वारा, मानव द्वारा पहुंचाया जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया जो होती है, ठीक है, यह क्रिया संकरीकरण भी कहलाती है। क्या कहलाती है, संकरीकरण भी कहलाती है, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन भी कहलाती है। ठीक है, इसे समजाति, ठीक है, समजाति व विषम जाति, ठीक है, किसमें, विषम जाति, दोनों पौधों में क्या किया जाता है, कराया जा सकता है। ठीक है, इच्छा आपकी, दोनों जातियों में कराया जा सकता है। ठीक है, क्या हुआ कि जब परागकण को वर्तिकाग्र पर मानव द्वारा पहुंचाया जाता है अपनी स्वेच्छा से, तो उसे हम कृत्रिम परागण कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, संकरीकरण भी कहते हैं। और इस क्रिया को समजाति या विषम जात दोनों प्रकार के पौधों में क्या किया जाता है, संपन्न कराया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती विधि की, चलो देखते हैं कैसे कराते हैं। ठीक है, इसकी विधि क्या है, मेथड्स क्या है इसको कराने के लिए। ठीक है, तो हम आपको मेथड यहाँ पे पहले बाय फिगर बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल रूप से आपको समझाएंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक पौधा है, ठीक है, यहाँ पे एक क्या है, पौधा है ये, ठीक है, और एक पौधा यहाँ है और उस पौधे का ये पुष्प है समझ लीजिए। ठीक है, ये अब हम क्या करते हैं कि किसी भी पौधे के पुष्प में, मान लीजिए किसी पौधे पे लगा ये पुष्प है, और इस पुष्प में हम क्या कर रहे हैं कि जो ये है पुंकेसर, ये, ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, चिमटी से हम निकाल देते हैं। चलो, चिमटी से इसे मैंने क्या किया, सावधानी पूर्वक निकाल दिया। कब, जब पुष्प परिपक्व नहीं हुआ है, तो जैसे ही पुष्प लगा, थोड़ा सा 1-2 दिन हुआ, उसी समय इसको चिमटी से निकाल दिया। तो बचा क्या, अब केवल वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय अर्थात फीमेल पार्ट बच रहा है, मेल वाला खत्म, तो अब इसमें परागण होगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, फिर एक झिल्ली लगाते हैं, ऐसे झिल्ली लगा के इसे ढक देते हैं, ताकि 2-4 दिन बाद ये क्या हो जाए, ये फीमेल का जो पार्ट है पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट, वर्तिका का अंडाशय, ये परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए। ठीक है, और इस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जिससे हवा इसमें जा सके। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, जब ये परिपक्व हो जाएगा, ये पूरा पार्ट, फीमेल पार्ट परिपक्व हो जाएगा, तो इस झिल्ली को फिर से हटा लेंगे। जब इस झिल्ली को हटा लिया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इस पौधे के परागकण को हमको इसमें डालना था, तो हमने इसके परागकण को क्या, सावधानी पूर्वक अपने हाथ से किसी चिमटी की सहायता से ले आके इसके यहाँ वर्तिकाग्र पर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर से मैंने बैगिंग कर दिया, ताकि किसी और पौधे का परागकण इस पे ना आ पाए। कुछ समय बाद देखेंगे कि ये परागकण यहाँ से पराग नली बना करके अंदर बीजांड में जाकर निषेचन करेगा, और आफ्टर सम टाइम देखेंगे 15-20 दिन, 1 महीने बाद ये फल का निर्माण करता है। ठीक है, और जब फल बन जाएगा,
तो उस फल से प्राप्त जो बीज होंगे उसका हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या लक्षण है, कैसे होता है, इन सब बारे उससे गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। ठीक है, याद रखो सबसे पहले क्या किया कि जिस पुष्प में हमको कृत्रिम परागण करना हुआ उस पुष्प का हमने क्या किया, चिमटी की सहायता से क्या निकाल दिया, ये पुंकेसर ही निकाल दिया जिसमें परागकण और परागकोश होते सब निकाल दिया, ऐसे हटा दिया। ठीक है, फिर झिल्ली से मैंने इसे ढक दिया, जिसे बैगिंग करना कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरा वस्त्राकरण अर्थात बैगिंग, इस वर्तिका को ढकने की क्रिया को बैगिंग कहते हैं। एक छिद्र झिल्ली से ढक दिया, तो जब ये परिपक्व हो जाता है तो फिर से झिल्ली को हम हटा देते हैं, अनावरण कर देते हैं। फिर जिस पौधे का परागकण मन करता है उस पौधे के परागकण को इसके वर्तिका पे डाल के फिर से ढक देते हैं ऐसे। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या होता है कि ये परागकण अंदर जाके बीजाणु से निषेचन करके बीज और फल का निर्माण कर देता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस फल से प्राप्त बीजों का निकाल कर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं उस गुणों का। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम कृत्रिम संकरण कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत, प्रोसेस पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, पहले क्या किया, पुष्प के पुंकेसर को चिमटी से निकाल दिया, फिर वर्तिका को ढक दिया। ठीक है, फिर कुछ परिपक्व होने पर फिर जो ढका था उसे हटा दिया, फिर इच्छित परागकण को इसमें डाल के फिर से ढक दिया। कुछ समय बाद जब फल बन जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, उस फल के बीजों का अध्ययन करेंगे, गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कृत्रिम संकरण हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि कृत्रिम परागण को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। अब इसके मेथड को भी अभी हमने बाय फिगर आपको बना के समझा दिया, आई होप समझ गए होंगे। अब उसके मेथड्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले इस विधि में क्या करते हैं, अपरिपक्व जो पुष्प होता है उस पुष्प में दो भाग होते हैं, जायांग और पुमंग, राइट। तो उसके पुंकेसर को, ठीक है, क्या करते हैं, चिमटी से सावधानी पूर्वक हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे यही था, फिर से देख लीजिए, यही था। ठीक है, पुष्प, और पुष्प का ये क्या था, ऐसे ही पुंकेसर था। तो चिमटी से मैंने इसे निकाल दिया। ठीक है, बचा क्या, फिर वर्तिकाग्र बचा। तो फिर क्या कहते हैं कि चिमटी से सावधानी पूर्वक निकाल देते हैं। तो इस क्रिया को विपुंसन कहते हैं। याद रखना, विपुंसन एक नाम अलग से हेडिंग बन सकती है। विपुंसन क्या है, तो आप क्या कहोगे, अपरिपक्व पुष्प से पुंकेसर को निकालना विपुंसन कहलाता है। फिर अपरिपक्व जो वर्तिकाग्र बचा हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको छिद्र युक्त थैली से क्या करते हैं, ढक देते हैं। तो एक थैली से लगा के ऐसे ढक दिया, इसको ढकने को बैगिंग कहते हैं या बोरा वस्त्राकरण कहते हैं। जिससे क्यों ढक दिया, जिससे उसमें कोई परागकण ना जा पाए। मान लीजिए हवा के माध्यम से कोई और परागकण उसमें ना जा पाए। फिर जब कुछ समय बाद वर्तिका परिपक्व हो जाता है तो जो छिद्र झिल्ली लगी है उसको हटा करके उसमें इच्छित परागकण, हमारी जो इच्छा थी कि इस वाले पुष्प का परागकण डाल के देखें क्या होता है, उसी इच्छित परागकण को उस वर्तिका पे पुनः डालकर क्या करते हैं, उसे ढक देते हैं। और कुछ समय बाद देखेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है, उसमें फल बन जाता है। और जो फल बना उसके बीजों को प्राप्त करके उसके गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस पूर्ण क्रिया को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं या संकरीकरण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कृत्रिम परागण या संकरीकरण किसे कहते हैं और इसकी विधियां क्या होती। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट। थैंक यू। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, नोट्स बनाने में काम आएगा। ठीक है, थैंक यू।